आज का हमारा लेक्चर जो है ये होगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी जो है ये फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। सबसे पहले इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और ड्राइव करने के बाद हम एंड पे जो है वो इसकी स्टेटमेंट यानी कि इसकी डेरिवेशन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं और इससे हमें क्या इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट हासिल होता है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी जो है इसके बारे में आपने याद रखना है कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल जो है वो बेस करता है ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कि आपका आंसर जो है वो सिंपल सा होगा कि इसका जो प्रिंसिपल है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब है कि मास जो है वो उस फ्लूइड का चेंज नहीं होगा। जितना एक पॉइंट पे होगा मास उतना ही सेंटर में होगा और उतना ही दूसरे पॉइंट पे होगा। मतलब हर एक पॉइंट पे हम मास को जो है वो क्या लेंगे, सेम लेंगे। मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी जो है वो किस लिए इस्तेमाल होती है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी जो है ये फ्लूइड की दो चीज़ों को आपस में रिलेट करती है। एक, फ्लूइड जिस पाइप के अंदर से पास कर रहा होता है उसके एरिया को, और दूसरा उसकी वेलोसिटी को। तो अगर आपने एरिया और वेलोसिटी इन दोनों का जो है वो आपस में रिलेशनशिप देखना हो तो इन दोनों का रिलेशनशिप शो करने के लिए हम जिस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की डेरिवेशन की तरफ आते हैं कि हम इसको जो है वो ड्राइव कैसे कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो एक डायग्राम कंसीडर करेंगे, उस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो फर्ज करें कि हमारे पास एक पाइप है, ये इस तरीके से जो है वो हमारे पास एक पाइप होगा। आप देख सकते हैं कि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और ऊपर वाले हिस्से का एरिया जो है वो हमने ज़्यादा रखा। ये हमने इसलिए चेंज रखा ताकि हमें ये पता चल सके कि अगर कम एरिया हो तो स्पीड कितनी होगी फ्लूइड की, और अगर इस एरिया ज़्यादा हो जाए तो फिर फ्लूइड की स्पीड जो है वो कितनी होगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास लेट से इस नीचे वाले हिस्से का एरिया है A1, तो ऊपर वाले हिस्से का एरिया होगा A2। यहाँ पे फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है V1 वेलोसिटी के साथ, यहाँ से फ्लूइड मूव करके निकलेगा V2 वेलोसिटी के साथ। ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी जो है ये होगी ρ1, यहाँ पे डेंसिटी होगी ρ2, और नीचे वाला हिस्सा जो है इसका जो फ्लूइड डिस्टेंस मूव करेगा, मतलब हमने लेट से इतना डिस्टेंस लिया, लेट से ये डिस्टेंस है डेल्टा x1 और यहाँ पे हम जो डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं लेट से ये डिस्टेंस कितना है डेल्टा x2। अब यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे इनके मैसेस को भी कंसीडर कर सकते हैं। फर्ज करें कि नीचे वाले हिस्से में जो फ्लूइड का मैस है वो डेल्टा m1 है और ऊपर वाले हिस्से में जो फ्लूइड का मैस मूव कर रहा है ये कितना है डेल्टा m2। तो ये डायग्राम जो है इसकी समझ आनी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि इसी की बेसिस पे ही हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी को जो है वो ईजीली समझ सकते हैं। तो एक दफ़ा दोबारा इसको देख लें। हमारे पास एक पाइप है जिसका एक एंड जो है वो स्मॉल है और दूसरा एंड जो है उसका एरिया लार्ज है। नीचे वाले हिस्से की एरिया है A1, यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड है V1, फ्लूइड जो है वो डेल्टा x1 डिस्टेंस कवर कर रहा है और इसका जो मास है वो है डेल्टा m1 और डेंसिटी होगी ρ1। ऊपर वाले हिस्से का एरिया है A2, डेंसिटी है ρ2, फ्लूइड की स्पीड है V2 और डेल्टा m2 मास जो है ये डेल्टा x2 डिस्टेंस जो है ये कवर करेगा। अब ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में दोनों के अंदर जो फ्लूइड के मूव करने का टाइम है वो क्या होगा, सेम, यानी कि डेल्टा t। तो चूंकि हमारा ये जो इक्वेशन है या इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है ये डिपेंड करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मैथ्स की बेसिस पे, तो हम अपनी इक्वेशन जो है उसकी डेरिवेशन का स्टार्ट करते हैं मैथ्स से ही। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले कि इसको मैथ्स की सूरत में हम कैसे लिख सकते हैं। इसकी डेरिवेशन को जो है वो सब लोग आप जो है वो गौर से देखें ताकि इसकी जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझ आए। हमारे पास फार्मूला होता है डेंसिटी का। डेंसिटी जो है ये किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के। ठीक है, तो डेंसिटी का हम फार्मूला लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। चूंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है तो हम मास की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ से मास निकालना चाहूँ तो वेलोसिटी वॉल्यूम ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे इस वॉल्यूम को जो है वो कैसे लिख सकते हैं। वॉल्यूम होता है हमारे पास एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। इस केस में हमारे पास देखें कि एरिया जो है वो तो ए के बराबर है, लेकिन जो लेंथ है उसकी जगह पे है डेल्टा एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। तो नीचे वाले हिस्से का वॉल्यूम होगा A1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x1 और ऊपर वाले हिस्से का वॉल्यूम होगा A2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x2। सबसे पहले हम इसको जो है वो इस नीचे वाले हिस्से के लिए करेंगे। नीचे वाले हिस्से का जो मास है यानी कि डेल्टा m1 ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा m1 इज इक्वल्स टू रो1 और वॉल्यूम जो है ये आएगा v1। अब हम v1 की जगह पे जो है वो ये वाली वैल्यू जो है ये उठा के पुट कर सकते हैं। तो डेल्टा m1 किसके बराबर आ जाएगा, रो1 a1 डेल्टा x1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो v1 की जगह पे यानी कि वॉल्यूम की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी a1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x1। अब ये जो डेल्टा x है ये डिस्टेंस है, हम यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल्स टू vt। तो यहाँ से डेल्टा x किसके बराबर आएगा, vt के, यानी कि डेल्टा x1 होगा v1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t। तो हम यहाँ पे डेल्टा x1 की जगह पे ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास मास की फाइनल इक्वेशन आ जाएगी रो1 a1 और यहाँ पे हम डेल्टा x1 की जगह पे जो है वो उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है v1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t। ये आ गई जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। हमने डेंसिटी का फार्मूला यूज़ किया, डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से अगर मास की वैल्यू निकालेंगे तो वॉल्यूम ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने सबसे पहले नीचे वाले हिस्से के लिए इसको सॉल्व करना है। तो डेल्टा m1 यहाँ पे आ जाएगा, m की जगह पे डेल्टा m1, डेंसिटी की जगह पे रो1 और वॉल्यूम की जगह पे v1, यानी कि नीचे वाले हिस्से की जितनी भी चीज़ें थी उन तमाम को हमने 1 1 से शो किया हुआ है, तो इसलिए इसके साथ 1 1 आ जाएगा। अब रो1 वैसे का वैसे ही आ गया, v1 की जगह पे आ गया a1 डेल्टा x1 ये वाली वैल्यू, और उसके बाद डेल्टा x1 की जगह पे आ गई ये वाली वैल्यू यानी कि v1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t। अब आप देख सकते हैं कि नीचे वाले हिस्से की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी हमने 1 से शो की। तो इसी तरह से अगर मैं ऊपर वाले हिस्से का मास निकालना चाहूँ यानी कि डेल्टा m2, तो वो किसके बराबर होगा, रो2 a2 v2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t के। इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ एक ही हिस्से की मास की वैल्यू निकालने की ज़रूरत है, दूसरी जो है वो उसी से ही निकल आएगी, क्योंकि नीचे वाली सारी चीज़ों को हमने 1 से शो किया हुआ है, तो ऊपर वाली सारी चीज़ें किसके बराबर आ जाएंगी, सिंपली 2 के। तो ये है जी हमारे पास डेल्टा m1 और डेल्टा m2 की वैल्यू। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि हमने ये कहा था कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में आपको मैंने बताया था कि हर जगह पे जो इसका मास है फ्लूइड का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब डेल्टा m1 और डेल्टा m2 ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। तो इसका मतलब है कि हम सिंपली डेल्टा m1 को डेल्टा m2 के बराबर पुट कर सकते हैं। डेल्टा m1 की वैल्यू थी रो1 a1 v1 डेल्टा t और डेल्टा m2 की थी रो2 a2 v2 डेल्टा t। अब इसमें देखें कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने जब भी इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हमने आइडियल फ्लूइड को कंसीडर करना है। और आपको अगर याद हो लास्ट लेक्चर में हमने आइडियल फ्लूइड की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि आइडियल फ्लूइड जो है ये क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। अगर आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है तो इसका मतलब है कि डेंसिटी इसकी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है
कि रो 1 रो 2 के बराबर होगा और ये दोनों किसके बराबर होंगे, रो के। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा रो A1V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू रो A2V2 डेल्टा टी से कैंसिल हो गया, डेंसिटी से। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बची A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अब ये देखें, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इसको किस वजह से कहा जाता है, क्योंकि ये फ्लूइड की दो चीज़ों को आपस में देखे रिलेट कर रही है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक उस फ्लूइड का वेलोसिटी और दूसरा उसके पाइप का एरिया। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है A1V1 जो नीचे वाले हिस्से में होगा, वही प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होगा, ऊपर वाले हिस्से के एरिया और वेलोसिटी के। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जो है वो थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करते हैं और इसका मतलब समझते हैं कि A1V1 A2V2 के बराबर है, इसका असल में मतलब क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे वही वाली डायग्राम जो है उसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ये फर्ज करें जी हमारे पास वही वाला एक पाइप है, नीचे वाले हिस्से का एरिया है A1, ऊपर वाले का A2, नीचे वाले की वेलोसिटी V है, V1 है, और दूसरे वाले की क्या है, V2। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास इक्वेशन आई थी A1V1 इज इक्वल टू A2V2। इसका मतलब ये होगा कि जिस जगह पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जिस जगह का एरिया कम है वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। मतलब एरिया और वेलोसिटी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हर जगह पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाइप आपके पास ज़्यादा एरिया वाला होगा, अगर इसका एरिया ज़्यादा है तो इसके अंदर से फ्लूइड की स्पीड कम गुजरेगी, और अगर एक ऐसा पाइप है जिसका एरिया कम है तो इसके अंदर फ्लूइड की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। हम ये भी कह सकते हैं कि एरिया और फ्लूइड की स्पीड ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो हम सिंपली इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड fluid speed at any point is constant। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास एरिया है और वॉल्यूम है, एरिया और वेलोसिटी, सॉरी वॉल्यूम नहीं बल्कि वेलोसिटी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये हर जगह पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जिस जगह पे एरिया कम है वहां पे स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और जिस पाइप का एरिया ज्यादा है उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक चीज जो है वो आपने यहाँ पे ये भी याद रखनी है कि ये जो एरिया और वेलोसिटी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है जो हमारे पास कांस्टेंट रह रहा है, इसको जो है वो हम फ्लो रेट भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम जो है वो फ्लो रेट भी है, या फिर इसको हम फ्लो पर वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड भी कहते हैं। इसको फ्लो रेट भी कहते हैं और इसको वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके दो नाम जो है वो होते हैं। तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की मदद से ये प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी पाइप के लिए फ्लो रेट या फिर वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।